गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे प्रमुख विचारक पंडित नेहरू का अध्ययन कर रहे हैं और आज की कक्षा में हमने नेहरू के राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद के संबंध में विचारों का प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए 8 अगस्त 1942 को जब हमारे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, शुरुआत हो रही थी, उस समय नेहरू का एक कथन है। उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है। मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने का अभिमान है। अब कई आलोचक ये कहते हैं कि नेहरू राष्ट्रवादी होने से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रवादी थे, लेकिन वास्तविक तौर से कि पूरी तरह से कि वो अंतर्राष्ट्रवाद कहना ये भी सत्य नहीं है। हाँ, उन्होंने ये बात जरूर रखी है कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है, लेकिन राष्ट्रवादी होने के साथ साथ वो अंतर्राष्ट्रवादी भी थे। लेकिन वो किस परिप्रेक्ष्य में थे उसी को हम अध्ययन करेंगे, स्पष्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि नेहरू के राष्ट्रवाद के संबंध में जो विचार हैं वो किस प्रकार के समझते हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रवाद के संबंध में अगर इनका अध्ययन किया जाए नेहरू के विचारों का, तो पहला प्रमुख विचार है स्वतंत्रता का मूल प्रेरणा स्रोत। देखिए, नेहरू का जो राष्ट्रवाद है वो साम्राज्यवाद से मुक्ति और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। हमने उनके राजनीतिक विचार भी पढ़े, उसमें स्पष्ट किया है कि नेहरू साम्राज्यवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, प्रजातीय विभेद इनके सख्त विरोधी थे। वो मानवता के लिए बहुत बड़ा दब्बा मानते थे साम्राज्यवाद जैसे। तो नेहरू का ये पूरा यकीन था कि पूरा अपना देह और पूरा अपना बल इस पर लगा दिया था कि दुनिया में साम्राज्यवाद से मुक्ति मिले। किसी को भी अधिकार नहीं है कि कोई देश किसी देश का शोषण करे, उस पर अत्याचार करें। तो साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ थे वो हमेशा से, और साम्राज्यवाद का उन्होंने विरोध किया और देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता प्रदान के लिए उन्होंने संघर्ष की प्रेरणा दी। इसलिए नेहरू कहते हैं कि जब कभी कोई आपत्ति आती है तब राष्ट्रवाद जन्म लेता है। जब भी किसी भी प्रकार की आपत्ति देश के आंतरिक क्षेत्र में हो, देश के बाह्य क्षेत्र में हो, कहीं पर भी कुछ भी होता है तो हमारे मन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है, राष्ट्रवाद जन्म लेता है और राष्ट्रीय रंगमंच पर ये पूरी तरह से छा जाता है। आप देखिए कि हम ब्रिटिश उपनिवेश थे, ब्रिटिश गुलाम थे, तो आप देखेंगे हमारे देश में हर भारतीय के मन में ये भाव था कि मुझे मेरे देश को स्वतंत्र कराना है। चाहे क्रांतिकारी हो, समाजवादी हो, किसी भी प्रकार के जो भी जिस प्रकार के आंदोलन चला रहे थे, मन में स्वतंत्रता का भाव था। इसलिए ये जो हमारा राष्ट्रवाद है तो वो कहते हैं कि जब भी किसी भी प्रकार का हमारा राष्ट्र संकट में घिर जाता है तो हमारे मन में भाव पैदा आता है राष्ट्रवाद का, और वो इस प्रकार का राष्ट्रवाद जो पूरे राष्ट्रीय रंगमंच पर आ जाता है। प्रत्येक बच्चे युवा बुजुर्ग सबके मन में इस प्रकार का भाव होता है। नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने लिखा है कि किसी भी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम और प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। मतलब कोई भी गुलाम देश है, उस देश के लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है और जो उसकी महत्वाकांक्षा है या जो भी है वो क्या है, उस देश की स्वतंत्रता, उसकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता। चाहे जितनी भी आप ताकत हो, लेकिन अगर आप गुलाम हो तो आपकी ताकत को कोई आंका नहीं जा सकता। इसलिए स्वतंत्रता सर्वोत्तम है और ज़रूरी है, इसके बिना आप किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने पुस्तक के माध्यम से बात कहता है कि किसी भी पराधीन देश के लिए क्या जरूरत है, स्वतंत्रता। राष्ट्रवाद की इस प्रेरणा के वशीभूत होकर उन्होंने साम्राज्यवाद के महल को ध्वस्त करने का संकल्प लिया था। किसमें? नेहरू ने। इसी राष्ट्रवाद की भावना से कि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, ठीक है, और राष्ट्र पर किसी भी आपत्ति आए तो मैं तैयार हूँ। तो इस प्रकार की राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने जो इस प्रकार की दुनिया में साम्राज्यवाद के जो महल गूंथे जा रहे थे, बनाए जा रहे थे या बन चुके थे, उनको ध्वस्त करने की पूरा करने का संकल्प किसने लिया? नेहरू ने लिया। तो समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद और इसके अंतर्गत स्वतंत्रता उन्होंने मूल प्रेरणा स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। बिना स्वतंत्रता फ्रीडम प्राप्त किए, लिबर्टी प्राप्त किए किसी भी प्रकार से वो आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त ही नहीं कर सकते। सेकेंड है उनका विविधता में एकता।
देखिए, नेहरू भावात्मक दृष्टि से भारत को राष्ट्र की संज्ञा देते थे। नेहरू भारत की आधारभूत एकता में विश्वास करते थे। वे भारत की विविधता में ही एकता के दर्शन करते थे। मतलब समझ सकते हो, जो उनका एक इमोशन था, जो उनकी फीलिंग्स थी देश के प्रति, वो भारत को एक नेशन कहते थे। ठीक है, वो नेशन है क्योंकि हमारा जो देश है वो एक बहुसंस्कृतिवाद, विविधता इतनी है। क्योंकि इंडिया को सब कॉन्टिनेंटल क्यों कहते हैं? कारण क्या है? केवल प्राकृतिक विभिन्नता के आधार पर नहीं कह सकते। इस देश के लोगों के रहन सहन, लोगों की संस्कृति, लोगों का धर्म, लोगों का विश्वास, विभिन्न प्रकार के पंथ समुदाय, इस प्रकार की भिन्नता है कि जिस प्रकार से नेचुरल जो अपन को जो दिखाई देता है उसी प्रकार के यहाँ दिखाई देता है। तो मतलब विविधता में एकता बनाए रखना बहुत बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो वो कहते थे कि जो हमारी भारत की आधारभूत एकता है, इसमें हम यकीन करते हैं, इसमें विश्वास करके हमें आगे बढ़ना है, और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और भारत की विविधता की एकता में उनको एक प्रकार के दर्शन होते हैं या दर्शन करते थे, ऐसा नेहरू का खुद का विश्वास था, और हम सब भी इसी बात पर यकीन करते हैं। तीसरी बात है कि उदार राष्ट्रवाद के समर्थक, सबसे बड़ी बात, कभी भी उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन नेहरू ने नहीं किया। जिस प्रकार से आप देखते हैं फांसीवादी नाजीवादी वालों में, उसी प्रकार से नहीं, उदार राष्ट्रवाद का समर्थन नेहरू ने हमेशा किया है। देखिए, उदारवाद में विश्वास उनके जीवन का मूल मंत्र था। वे उदार राष्ट्रवादी थे, और उदार राष्ट्रवाद का मुख्य लक्षण ये है कि वे अपने राष्ट्र के प्रति भावुक होते हुए भी दूसरे राष्ट्रों से गणना नहीं करता है। आई बात समझ में? उदार मतलब हम भी अपना अस्तित्व बनाए रखें, आप भी बनाए रखें। मैं मेरे राज्य के लिए, मैं मेरे राष्ट्र के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं मेरे राष्ट्र के लिए जो भी कर रहा हूँ इससे दूसरे राष्ट्रों से घृणा करूँ, नफरत करूँ या द्वेष करूँ। ऐसा मुझे अधिकार नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो उदार मतलब सबका कल्याण, सब भी आगे बढ़ो, सब सुरक्षित रहो, सब शांति के साथ रहो, सब सौहार्द के साथ रहो, सब सहिष्णुता के साथ रहो, सब सम्मान करो एक दूसरे की स्वतंत्रता का। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमारे लिए सब कुछ करें लेकिन दूसरों से नफरत करें, घृणा करें, वैमनस्य करें, युद्ध करें, शत्रुता करें। ये नेहरू के विश्वास में कभी नहीं था। इसलिए उन्होंने कभी दूसरे राष्ट्रों से गणना करने की कभी पहल ही नहीं की। दूसरे राष्ट्रों पर आधिपत्य स्थापित करना, शोषण करने की बात तो मन में सोच ही नहीं सकते। आई बात समझ कि मैं किसी राष्ट्र पर आक्रमण करूँ या उस पर आधिपत्य जमा लूँ या किसी भी प्रकार से उस पर नियंत्रण करूँ, ऐसा कभी नेहरू ने सोचा तक नहीं। आई बात समझ में? तो नेहरू का राष्ट्रवाद इसी प्रकार का राष्ट्रवाद था जो बिल्कुल शांति के साथ, सौहार्द के साथ, शांतिपूर्ण से अस्तित्व में और सब विकास के मार्ग पर शांतिपूर्वक आगे बढ़े, उदार राष्ट्रवाद के मूल्यों को लेकर चलने वाले नेहरू थे। नेहरू उग्र राष्ट्रवाद के जबरदस्त आलोचक थे। नेहरू का राष्ट्रवाद उन्हें भारत की स्वतंत्रता और इससे आगे बढ़कर प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता की प्रेरणा देता था। मैंने आपको पूर्व कक्षों में बताया कि नेहरू केवल देश के नेता नहीं थे, एशिया के नेता नहीं थे, बल्कि तत्कालीन विश्व के नेता थे। वो हमेशा दुनिया के लिए आवाज़ उठाते थे, तीसरी दुनिया की महत्वपूर्ण आवाज़ बन चुके थे। और उन्होंने चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, हमेशा उन्होंने आवाज़ उठाई है कि हम केवल स्वतंत्र नहीं बल्कि दुनिया के हमारे जैसे कई ऐसे देश हैं जो गुलाम बने हुए हैं, उनकी स्वतंत्रता के लिए भी नेहरू ने अपनी आवाज़ को ऊँचा किया, अपनी आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन कहीं पर भी नेहरू ने युद्ध या हिंसा की प्रेरणा नहीं दी, बल्कि उसका विरोध किया, क्योंकि किसी के प्रति घृणा और द्वेष का पाठ बिल्कुल नेहरू के विचार नहीं पढ़ाते। आई बात समझ में? तो आप समझ सकते हैं कि नेहरू उदार राष्ट्रवाद के समर्थक पूरी तरह से। फिर अगली जो है इनके राष्ट्रवाद के संबंध में देखा जाए तो वह है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का समर्थन। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद, मैंने आपको धर्मनिरपेक्षता के जो नेहरू के विचार है वो पिछली कक्षा में स्पष्ट किए थे कि नेहरू पूरी तरह से एक मानवतावादी थे, मानवतावादी दर्शन में विश्वास करते थे, मानव सेवा परमो धर्म के रूप में स्वीकार करते थे। उनके लिए मानव से बढ़कर कुछ नहीं था। ठीक है, वो ईश्वर में विश्वास करते, लेकिन उसी तरह से नहीं जिसी प्रकार से अपन देखना चाहिए। वो धर्मांध नहीं थे, रूढ़िवादी परंपरा ऐसी रूढ़ियों में विश्वास नहीं करते थे। वो किसी प्रकार के धार्मिक पाखंड अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे। वो पूरी तरह से उदार हृदय के व्यक्ति थे, इसलिए उनके लिए मानव सबसे बड़ी चीज़ थी। और साथ ही साथ धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के इंसान थे। मतलब उनका राष्ट्रवाद संबंधी इस धार्मिक दृष्टिकोण से कोई लगाव या सहानुभूति नहीं थी। उनका राष्ट्रवाद पूरी तरह से धर्मनिरपेक्षता के आदर्श पर आधारित है।
नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में कहा था कि मुझे धर्म की कट्टरता और रूढ़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं, मुझे खुशी है कि अब वे कमज़ोर पड़ रही हैं। मतलब आप देखिए, उन्होंने जब नेहरू ने 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था अपने मन से कि मुझे धर्म की कट्टरता और रूढ़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। किसने? नेहरू ने कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मुझे खुशी है कि अब धीरे धीरे जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें ये धर्म की जो रूढ़ियाँ और जो कट्टरता है वो कमज़ोर पड़ रही है। मैं किसी भी शक्ल और सूरत में ये जो मतलब ये इस प्रकार की जो धर्मांधता है मैं उसमें हामी नहीं भर सकता। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि किसी जाति या धर्म के नाम पर सियासी, राजनीतिक, माली, आर्थिक मतलब जो भी हक निर्भर करने चाहिए। तो समझ सकते हैं वो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को स्वीकार करने वाले हैं। नेहरू हिंदू या मुस्लिम धार्मिक राष्ट्रवाद को सांप्रदायिक राजनीति मानते थे। मतलब समझे, देखिए, हिंदू अथवा मुस्लिम धार्मिक राष्ट्रवाद को सांप्रदायिक राजनीति मानते थे कि धर्म का सहारा लेकर राष्ट्रवाद को बढ़ाना एक प्रकार से उचित नहीं है। नेहरू की जीवन दृष्टि वैज्ञानिक और मानवतावादी थी और इन आधारों पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का पूरी तरह से समर्थन करते हैं, सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अगला है सांप्रदायिकता के प्रबलतम विरोधी। देखिए, सर्वधर्म संभाव की जो भाव विचारधारा है उसको लेकर चलने वाले थे। नेहरू के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद में सांप्रदायिकता की भावना का प्रबलतम विरोधी बना दिया था उनको। वो पूरी तरह से सांप्रदायिकता है उसके विरोधी थे। नेहरू विदेशी शासन और सांप्रदायिकता के भाव को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे। ठीक है, इसलिए उनका पूरा इसके संबंध में यूँ कहें कि उससे बहुत नफरत थी कि जो सांप्रदायिकता के जहर घोला जा रहा है, ये इसके संबंध में जो अंग्रेजी शासन है इस प्रकार के हस्तक्षेप करके जो हमारे देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है इसके सख्त विरोधी थे। इसलिए इसको देखिए कि नेहरू ने विदेशी शासन और सांप्रदायिकता के भाव को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानता था, क्योंकि विदेशी शासन का कोई उद्देश्य नहीं होता है कि किसी देश का भला करें, उसमें अच्छा करें। उनका मकसद होता है कि किसी न किसी प्रकार से आपस में फूट डालो, तोड़ो, बिखरो, इस प्रकार से फसाद पैदा करो ताकि ये अंदर ही अंदर टूट जाए और हम राज करें, ज़्यादा से ज़्यादा शोषण अत्याचार करते हुए हमारे हितों की पूर्ति कर सकें। इसलिए विदेशी शासन कभी भी किसी भी उपनिवेश जो देश है उसमें किसी प्रकार का अच्छा सोच ही नहीं सकते। नेहरू का विचार था कि विदेशी शासन ने सांप्रदायिकता के भाव को जन्म दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल यही हुआ हमारे देश में। जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम जो एकता कायम थी हमारी, उसको तोड़ने में सबसे ज़्यादा भूमिका किसने निभाई? अंग्रेजों ने निभाई, विदेशी शक्तियों ने निभाई, विदेशी ताकतों ने निभाई। तो इसने हमारे देश में सांप्रदायिकता को जो है विचार है उसको जन्म दिया विदेशी शासन ने। और सांप्रदायिकता तत्व विदेशी शासन को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं। मतलब सांप्रदायिक तत्व है वो विदेशी शासन को निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, तो उनको पता है कि हमें फलने फूलने का अवसर इसमें मिल सकता है और तो किसी में मिल नहीं सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि विदेशी शासन निरंतर बना रहे, जिससे अन्य लोगों के मूल्य पर अपने संप्रदाय के लिए सब कुछ प्राप्त करते रहें। यही बात समझ में। सामान्यतः सांप्रदायिक संगठन धार्मिक समूहों से संबंधित होते हैं तथा धर्म के नाम पर दुरुपयोग करते हैं। सांप्रदायिकता को नेहरू ने मिथक की संज्ञा दी है। मतलब जितने भी सांप्रदायिक संगठन होते हैं जो अलग अलग संप्रदाय को लेकर चलते हैं, तो आप समझते हैं कि उनका जो धार्मिक समूह उनसे उनका जुड़ा नज़दीक होता है, बेहद नज़दीक का जुड़ा होता है धार्मिक समूहों से। ठीक है, और धर्म के नाम पर वो धर्म के नाम का मिसयूज करते हैं, चाहे किसी भी धर्म से हो, तो वो धर्म का सहारा लेते हुए ताकि लोगों को आवश में ला सकें, लोगों को अपने गुमराह कर सकें और लोगों को उसके साथ जोड़कर इस प्रकार से एक दूसरे पर जो नफरत का जो जहर है वो घूंटा जा सके और एक दूसरे को आपस में लड़ाना बिठाने का जो काम करें। तो नेहरू को इनमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। नेहरू उनको केवल मिथक या झूठक इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते थे। नेहरू के अनुसार सांप्रदायिकता की समस्या का मूल कारण क्या है कि हमारा जो मध्यम वर्ग है उसमें व्याप्त जो निर्धनता और बेरोजगारी की जो समस्या है, सांप्रदायिकता का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, उसमें जिस प्रकार से गरीबी है और जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है, अगर ये समस्या मिट जाए तो इसके बारे में फिर इसको सांप्रदायिक ताकतों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल सकता। इसलिए क्या करते हैं कि सांप्रदायिकता की आड़ में अपने लिए नौकरियां प्राप्त करने और आर्थिक हित साधन का प्रयत्न किया जाता है। इन सांप्रदायिक तत्वों को मिटाने के लिए नेहरू ने आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता और आर्थिक विकास पर बल दिया है। अब देखिए
बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वहाँ पर सांप्रदायिकता इतनी नहीं होती, क्योंकि वहाँ हर व्यक्ति को रोजगार मिलता है, पढ़ा लिखा होता है, उच्च शिक्षित होता है, उसके विचारों में काफ़ी अच्छे मूल्य होते हैं, तो वो कभी भी इस संकीर्ण विचारधारा में, संकीर्ण सांप्रदायिक विचारों में वो लिप्त नहीं होते हैं। वो अपने आप को देश के विकास में बिजी रखते हैं, अपने मानव कल्याण में, अच्छे कामों में वो अनवरत लगे रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन जिन देशों में गरीबी होती है, बेरोजगारी होती है, ऐसे देशों में क्या होता है कि हर वक्त वो लोग बेकार बैठे रहते हैं, तो उनको ऐसी कुछ ताकतें होती हैं, सांप्रदायिक ताकतें, वो उनको किसी भी दिशा में मोड़ने का प्रयास करती हैं और कम समय में बहुत कुछ प्राप्त करने, ऐसे झूठे पुलिंदों की वजह से गुमराह करके उनको इस प्रकार के सांप्रदायिकता को बल देने का काम करते रहते हैं। फिर ये सांप्रदायिक की आड़ में क्या करते हैं कि नौकरियां प्राप्त करने और आर्थिक साधन का प्रयत्न किया जाता है, जिससे उसमें वो उसके साथ वो जल्दी से इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये कहते हैं, नेहरू का विचार है कि इन सांप्रदायिक तत्वों को अगर मिटाना ही है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक विकास पर बल दिया जाना चाहिए। आर्थिक विकास होगा, सबकी संपन्नता होगी और सभी लोग अच्छे मूल्यों, अच्छी शिक्षा से प्राप्त होंगे, तो वो कभी भी इस प्रकार के संकीर्ण स्वार्थों के बारे में या संकीर्ण विचारों में बिल्कुल नहीं आएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित होंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश शासन ने सांप्रदायिक संगठनों की स्थापना में सहयोग देकर सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था करके सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन किया। अब देखो, हमारे देश में जो ब्रिटिश शासन था उसने क्या किया, विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक संगठनों की स्थापना की। ठीक है, अब देखिए आप, हमारे देश में जब 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ, क्यों हुआ, क्या मकसद था, आप समझ सकते हैं कि उस समय जो तत्कालीन बंगाल जितना विशाल प्रांत और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता को देखते ही जो ब्रिटिश थे वो घबरा गए थे कि इस देश में दो बड़े धर्म, दो बड़ी कौमें एक साथ रहकर हमारे खिलाफ जिस प्रकार का आंदोलन रहते हैं, तो क्यों ना हम दोनों को तोड़ दें और तोड़कर फिर इन जो मुस्लिम हैं उनको बिल्कुल इस आंदोलन से पृथक कर दें और उनको शांत कर दें, और केवल एक अकेले हैं जो मतलब हमारा इतना नुकसान नहीं कर सकते। तो हमारे देश की जो सौहार्द, जो एकता थी, उसको तोड़ने का काम किया और एक दूसरे को उकसाने, एक दूसरे के विरुद्ध उकसाने का काम किया इन ब्रिटिशों ने। तो आप देखिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, फिर अंदर ही अंदर इस प्रकार तोड़ फोड़ की नीतियाँ उन्होंने जारी रखी और इस प्रकार की जो सहयोग स्थापना जो की गई इस प्रकार के संगठनों की, उनमें उन्होंने पूरा अंग्रेजों ने सहयोग दिया। और फिर आप देखते हैं 1909 का जो भारत शासन अधिनियम आया, उसमें जिस प्रकार से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को लागू किया गया और फिर 1919-1935 में जिस प्रकार इसका विस्तार किया गया इस पद्धति का, तो इससे भारत में हमारी सांप्रदायिक जो एकता है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा और सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ाने का, फलने फूलने का अवसर प्रदान किया अंग्रेजों ने। इसलिए हमें हमारे अतीत के जो कटु अनुभव थे, इससे बचने का एक ही उपाय था कि हम देश का आर्थिक विकास करें, देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावें और सभी लोगों को एकता के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो ये बेहद ज़रूरी है कि सांप्रदायिकता के ज़बरदस्त नेहरू इसके प्रबल विरोधी थे और नेहरू ये प्रेरणा देते थे हमें कि इस समस्या से कैसे निजात पाना। फिर समाज सुधारवादी राष्ट्रवाद में यकीन करते हैं नेहरू कि समाज में जो भी अंधविश्वास है, रूढ़िवादी हैं, जो जिनसे समाज की प्रगति में जो बाधक बने हुए हैं, उनको बिल्कुल रास्ते से हटाकर समाज में सुधार करके आगे बढ़ने के इस प्रकार के राष्ट्रवादी विचारों के समर्थक थे और समन्वयवादी राष्ट्रवाद का उन्होंने समर्थन किया है। ठीक है, राष्ट्रवाद के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक पहलुओं का भी उन्होंने समर्थन किया है। तो ये सभी थे नेहरू के राष्ट्रवाद के समन्वय विचार जो हमने स्पष्ट किया है।